ओके, वेलकम टू इग्नू पाथवेज। आज इतिहास की इस सेक्शन का ये अंतिम कड़ी है और मास्टर्स के सारे पेपर्स को हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। MHI 01 हो या MHI 02, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके MHI 09 तक हम आ चुके हैं। ये मास्टर्स के पेपर का सेकेंड ईयर का लास्ट पेपर है। अगर आप हर ईयर के हर पेपर को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। MHI 01 से लेकर MHI 09 तक के सारे पेपर को वहाँ अपलोड किया जा चुका है। आप उससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं, उससे संबंधित PDF प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी जानकारी हो अगर आप लेना चाहे तो कमेंट सेक्शन में जाइए। उस स्पेसिफिक वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। उस संबंधित प्रश्न से आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप उस पर पूछ सकते हैं, हम उस पर आपको उत्तर उपलब्ध कराएंगे। तो आइए हम MHI 09 का आज चर्चा करेंगे, जिसका एग्जाम 26/6/2024 को है और इस एग्जामिनेशन के साथ ही मास्टर्स का इग्नू एग्जामिनेशन का यह दौर समाप्त हो जाएगा। तो आज इस अंतिम पेपर में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह टॉपिक से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं और इस एग्जामिनेशन को देने के बाद जितने भी मास्टर्स के संबंधित जो भी स्टूडेंट्स है वो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे कि MHI 01 से लेकर MHI 09 तक के इंपॉर्टेंट पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कौन कौन से पेपर में आपको क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, वो सारा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे या आप हमें इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप टेक्स्ट भी कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि हमारे दिए गए PDF, हमारे बताए गए सुझाव और प्रश्न के उत्तर जो भी हमने आपको बताए हैं उन सब में से आपको कितना लाभ हुआ है। चलिए, तो पहला प्रश्न हम इस टॉपिक में देखते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पेपर है जिससे ज्यादातर लोग अनभिज्ञ नहीं रहते हैं। सभी लोग कभी ना कभी इस टॉपिक्स को अपने स्कूलिंग में, कॉलेज के टाइम पर जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो पढ़े होते हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद पर कैम्ब्रिज स्कूल और सबल्टन अध्ययन के दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। यह जो पेपर है और इसका जो पहला प्रश्न है ये MHI 03 में यह पहला प्रश्न जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप MHI 03 का एग्जाम दे चुके हैं तो आप 14 तारीख एग्जाम के पेपर को उठाइए, आप देखिए उसमें कैम्ब्रिज स्कूल से संबंधित प्रश्न जो है वह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चलिए, तो इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक मील का पत्थर, इसकी व्याख्या करें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी और यह आंदोलन अगर आप देखें तो 2 फेज में हुआ है। पहला फेज जो गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ और दूसरा फेज गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ। इसमें मुख्य भूमिका के तौर पर अगर हम देखें तो गांधी जी को ही हम देखते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था नमक पर टैक्स को हटाना, क्योंकि नमक पर अंग्रेजी सरकार ने टैक्स लगाया था। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही नमक सत्याग्रह की भी शुरुआत हुई थी, जिसको इसको उस बात हटा दिया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण करिए। ये MHI 01 का भी प्रश्न है जो फर्स्ट ईयर के पहले पेपर पे है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी नीति है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लोग सम्मिलित होते हैं और देश को आजाद कराने का प्रयत्न करते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1942 में हुई थी और यह गांधी जी द्वारा किया गया अंतिम आंदोलन था, जिसमें सभी देश के लोगों से आग्रह किया गया कि आप इसमें शामिल होइए और देश से अब अंग्रेजों को भगाना है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण नारा गांधी जी ने दिया था, डू और डाई, यानी करो और मरो। तो इस आंदोलन के बारे में प्रश्न संख्या 4 में आप लिखेंगे कि भारतीय छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी जी ने किन किन बातों को रखा और पूरे देश की जनता से आह्वान किया कि अब हमें कर दो और मरने का समय आ गया है, देश को आजादी दिलाने तक अपने इस आंदोलन को अनवरत रखना है। असहयोग आंदोलन इस पर एक टिप्पणी लिखी। प्रश्न संख्या 5, इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी और यह असहयोग था, यानी हम उन नीतियों के बारे में इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से हम ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं करेंगे, उनके बनाए गए वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, उनके बनाए गए स्कूल, विद्यालय, कॉलेज में नहीं जाएंगे, उनके बनाए गए न्यायालय में हम नहीं जाएंगे, उनके जो विदेशी सामान है, विदेशी वस्तुएं हैं, उनका हम बहिष्कार करेंगे। इस प्रकार से आप असहयोग आंदोलन पे देख सकते हैं, यानी किसी तरह से हमको ब्रिटिश को कोऑपरेट नहीं करना है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह आंदोलन शुरुआत किया गया था और इस आंदोलन को समाप्त होने के पीछे जो एक घटना है वह चौरी चौरा हत्याकांड है, जो 1922 में हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर जिले में, जहां पर एक पुलिस थाने में लोगों को, जो वहां पर अंग्रेजी सैनिक थे या जो अंग्रेजी अधिकारी थे, उनको उस जेल में आग लगा दी जाती है, जिससे गांधी जी काफी दुखी होते हैं और उसके बाद उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को 1922 में
समाप्त कर दिया गया था। चलिए, तो सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको ऑलरेडी नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे संपर्क करेंगे, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा जाएगा और ये सारे प्रश्न का जो है पॉइंट वाइज आंसर आपको देखने को मिलेगा कि आप स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण पर एक टेक्निक लिखिए, ये भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश के जो महान यशस्वी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए हैं, उन्होंने इसके एक प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष भी थे। तो उन्होंने संविधान निर्माण करने के लिए जिन प्रक्रियाओं को लगाया, क्योंकि अगर हम देखें तो उस वक्त भारत में अगर सबसे पढ़े लिखे कोई व्यक्ति थे तो वह हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो उनके द्वारा या उनके सहयोगियों के द्वारा या और भी जो लोग थे, उन्होंने संविधान को निर्माण करने के लिए जो पहल की, जिसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। तो 1946 से लेकर 1950 जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ, तो उस दरमियान इस निर्माण करने में जिन लोगों की सहभागिता थी, उन्होंने किन किन प्रकार के नियम कानून बनाए, किस देश से कौन सा नियम लिया गया, ये सारा चीज का वर्णन आपको इसमें करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। तो इस दरमियान जिन बातों को लिया गया, जिन बातों को इसमें रखा गया, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा आपको इस प्रश्न में करना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 6। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। अब जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, हर प्रकार के आंदोलन को जैसे जैसे समय बीतता चला गया, महिलाओं की सहभागिता उसमें बढ़ती चली गई। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि देश में पुरुष या महिला दोनों मिलकर सामंजस्य बिठाकर किसी भी प्रकार के आंदोलन में भाग ले, तो उसका एक बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए इसमें हम देखेंगे कि महिलाएं जिस जिस आंदोलन में अपना प्रचार प्रसार की है, अपना भूमिका निभाई है, उसके बारे में हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। जन गोलबंदी का गांधीवादी तरीका क्या था, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में लाने में सफल रहा। जन गोलबंदी मतलब क्या होता है कि हम कैसे भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी जो थे वो कहीं भी भाषण देने जाते थे या अपना वक्तव्य देते थे, तो लोग सुनने के लिए वहां काफी ज्यादा भीड़ होती थी। और ऐसे ही वह लोगों को, अपने जनमानस को यह सम्मान बताते थे कि हम कैसे आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। यही कारण है कि महिला हो या पुरुष या बच्चे या किसी भी लोग के हैं, तो उनके आंदोलन में बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। वह लोगों को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास करते थे, चाहे वो धार्मिक रूप से जुड़े हो, चाहे सामाजिक रूप से जुड़े हो, चाहे आर्थिक रूप से जुड़े हो। हर प्रकार के लोगों का इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने में गांधी जी की अहम भूमिका होती थी। तो इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर जो है वो आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे। जमींदारों के प्रति कांग्रेस का क्या रवैया था, अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 कि इसमें जमींदार लोग जो थे, जो टैक्स वसूल करके अंग्रेजों तक देते थे, उससे कांग्रेस को क्या कुछ समझने को, उसके प्रति क्या रवैया था। कांग्रेस उनके किए गए बर्ताव से खुश रहती थी या कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया या सपोर्ट नहीं किया, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न संख्या 10 है, क्रिप्स मिशन क्या था, यह क्यों असफल रहा। तो क्रिप्स मिशन की शुरुआत 1942 में हुई और इसे स्टॉफर्ड क्रिप्स ने शुरुआत किया था। तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमें अंग्रेज भारतीय सेना को शामिल करना चाहते थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही उन्होंने यह कहा था कि हम देश को आजाद कर देंगे, पर ऐसा उन्होंने किया नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब यहाँ के नेताओं ने यह कह दिया कि हम अपनी सेना को उसमें सम्मिलित तभी करेंगे जब इस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आप हमें पूरी तरह से आजाद कर देंगे। तो स्टॉफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर इसमें आए थे और एक व्यक्ति थे, और तो 3 लोगों की यह ग्रुप थी। यह आकर गांधी जी से यह बात हुई 1942 में कि देश को आजाद तभी मिलेगी जब हमारे देश के सैनिक जो हैं वो वर्ल्ड वार में सम्मिलित होंगे, और सम्मिलित होने के बाद जब हमें इस वर्ल्ड वार की समाप्ति के अंत ही इस देश को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। पर यह अंततः क्रिप्स मिशन फेल हो गया, क्योंकि गांधी जी द्वारा जो बातें उसमें रखी गई थी, उन 10 मांगों को क्रिप्स मिशन में नहीं मांगा गया। वो सारी 10 मांगे क्या है वो आप पीडीएफ में पा सकते हैं। कांग्रेस ने भारत का विभाजन क्यों स्वीकार किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो थी वह कहीं ना कहीं चाहती कि भारत जो है वह बट जाए। किस प्रकार से, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर भारत का विभाजन 2 देशों के रूप में ना किया गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो आने वाले समय में बहुत तरह के रक्तपात हो सकते हैं, युद्ध का माहौल, गृह युद्ध का माहौल छिड़ सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण से कांग्रेस को अंततः क्या करना पड़ा, विभाजन की नीति को स्वीकार करना पड़ा। गांधी जी कभी भी इसके पक्षधर नहीं थे, पर गांधी जी के द्वारा जो धार्मिक आंदोलन चलाया गया,
मुस्लिम्स को, जो कम्युनिटी को जो सपोर्ट किया गया, उनसे कहीं ना कहीं उनको यह ऐसा लगने लगा कि हमें एक डोमिनियन स्टेट्स की जरूरत है, हमारी मांगों को हम कैसे वहां रख सकते हैं, जिसके कारण से आगे चलकर कुछ आंदोलनों के बाद हमारी मुस्लिम लीग और हिंदू के जो कांग्रेस पार्टी है उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसके कारण से ये लोग एक नए देश का मांग करते हैं, जिसका देश आगे चलकर पाकिस्तान बनता है। तो आखिर कांग्रेस के सामने वह कौन कौन सी ऐसी मजबूरियां रही जिसके कारण से अंततः उनको यह मान लेना पड़ा कि हमें भारत को दो टुकड़ों में बांट देना है, एक देश पाकिस्तान होगा जो मुसलमानों के लिए होगा, और पहला देश हिंदुस्तान होगा जो हिंदुओं के लिए होगा। बाकी आज के अगर हम संदर्भ में देखें तो समीकरण पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो इसी के बारे में आपको इन सारे प्रश्नों में लिखना है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 15 ली गई है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की प्रकृति और असहयोग आंदोलन में इसकी भूमिका की चर्चा करिए। देखिए, जैसा कि हम बताए हैं, गांधी जी धार्मिक रूप से हिंदू मुसलमान को एक करना चाहते थे। तो इन्होंने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो इन्होंने देखा कि अगर हम यही समय है, हम मुसलमानों को भी हिंदू के साथ जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन को भी असहयोग आंदोलन के साथ 1920 में जोड़ दिया। खिलाफत ऐसे लोग थे जो खलीफा जो थे, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें जो खलीफा लोग हार गए, तो उस पे खलीफाओं के हार जाने के बाद उनका जो नियम कानून था उनको नहीं फॉलो किया जाने लगा। तो भारत में रहने वाले मुसलमान जो है वह अपने धार्मिक गुरु को खलीफा मानते थे। तो खलीफा के खिलाफ जो वहां पर शासन हो रहा था उसी को यहाँ पर वेटेज दिलाने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए कि हम भारत के मुसलमान जो हैं वो खलीफाओं का समर्थन करते हैं, उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो गांधी जी ने ऐसा सोचा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को इस आंदोलन में अगर मिला लिया जाए तो यह दोनों ही आंदोलन सफल होगा, और कहीं ना कहीं जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो ये खाई बनती जा रही है, जो दूरियां आती चली जा रही है, हम इस दूरियों को कम कर सकते हैं और हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहकर हम इस दोनों आंदोलन के साथ अंग्रेजों पर कुठाराघात कर सकते हैं। तो इसलिए यह खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों ही 1920 के आसपास में शुरू हुआ, और ये दोनों आंदोलन एक साथ गांधी जी ने चलाने का प्रयास किया ताकि भारत में हिंदू मुसलमान की एकता बनी रहे। राष्ट्रवाद के आधुनिकतावादी और गैर आधुनिकतावादी सिद्धांतों में क्या अंतर है, इसके बारे में हम MHI 01 में आप चर्चा कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहां पे विस्तार से राष्ट्रवाद की आधुनिकतावादी सोच के बारे में बताया जा चुका है। महात्मा गांधी की राजनीतिक दर्शन की विवेचना के लिए, यानी महात्मा गांधी जो है वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के बहुत सारे आंदोलनों ने किया, क्योंकि वह लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, और बहुत हद तक उनकी आंदोलन को सफलता भी मिली है। क्योंकि देखिए, अहिंसावादी विचार जो विचारधारा होती है उसमें कहीं ना कहीं सत्याग्रह के माध्यम से ही आप अपनी बात को रखते हैं और अंततः उनकी बात को मान लिया जाता है। तो गांधी जी द्वारा जो उनके राजनीतिक दर्शन है उसके बारे में इसमें विस्तार से आपको चर्चा करनी है। अब नेहरू रिपोर्ट की विशेषताएं क्या थी, इस रिपोर्ट के प्रति विविध प्रकार के विरोधों की चर्चा करें। देखिए, अंतिम प्रश्न जो है नेहरू रिपोर्ट, इसकी शुरुआत 1928 में हुई थी, और जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे वह इसका नेतृत्व कर रहे थे, और इस नेहरू रिपोर्ट के बनाने के टाइम पर जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने 1928 में यह रिपोर्ट लाया था। बेसिकली यह नेहरू रिपोर्ट जो है वो डोमिनियन स्टेट्स पे था, कि यानी देश में जो आरक्षण बनेगी, यानी जो यहाँ पर अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, और जो हिंदू बहुसंख्यक लोग जो है उनके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसके डायमेंशन के लिए ही यह नेहरू रिपोर्ट लाया गया था 1928 में। और इसे लाने के बाद जब समक्ष रखा गया ब्रिटिश सरकार के सामने, तो पहले तौर पर उन्होंने बहुत सारी बातों को मानने से अस्वीकार कर दिया। दूसरा इसका एक पहलू यह भी है कि डोमिनियन स्टेट्स को जब गांधी जी के पास लाया गया तो वह भी पहले तौर पे तो यही चाहते थे कि अगर इस प्रकार से हम लोगों को आरक्षण धर्म के आधार पर देने लगे तो कहीं ना कहीं पर इस देश में दो खाई बन जाएगी। इस कारण से वह इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करना चाहते। बाकी इसमें किन किन बातों को संदर्भित किया गया है वह आप PDF के माध्यम से देख सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट क्यों असफल रहा और इसमें किन किन मुख्य बातों को हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने 15 प्रश्नों को देखा, जो लॉन्ग प्रश्न है, जो 20 नंबर के आते हैं, जिसको आपको लगभग 500 शब्दों में लिखना होता है। आइए अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में देखते हैं कि पूना समझौता 1932 कब हुआ। यहाँ पर आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं। ये सारे प्रश्न जो है वो 10 नंबर का आता है। इसे आप शॉर्ट
आंसर्स के बारे में लिख सकते हैं। तो पूना समझौता 1932 में जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में आरक्षण मुद्दे को लेकर ही हुआ था कि हमें कितने प्रतिशत सीट जो है वो विधानसभा में मिलनी चाहिए, यानी जो आरक्षित सीटें हैं, यहाँ जहां पर अल्पसंख्यक लोग अधिक रखते हैं वहां की सीटों को हमेशा हमेशा के लिए SC ST और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आरक्षित रख दिया जाए, जिस पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में यह समझौता पूना में हुआ। पूना महाराष्ट्र में एक जगह है। स्वतंत्र विदेश नीति, यानी विदेश के प्रति हमारे जो स्वतंत्र विचार है कि हम विदेशों के साथ अपना कैसा व्यवहार रखेंगे, ठीक है, उसके बारे में आप इस क्वेश्चन में देखें। स्वदेशी आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1905 में इसकी बंगाल से शुरुआत हुई थी और स्वदेशी आंदोलन इसलिए ही शुरू किया गया था क्योंकि 1905 में जो लॉर्ड कर्जन वहां के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बंगाल को बांटने का प्रयास किया था। तो बंगाल को जब बांटा जा रहा था, क्योंकि बंगाल क्षेत्र काफी बड़ा था, उसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, ये सारे राज्य मिलाकर बंगाल प्रांत हुआ करता था, तो शासन करने में काफी दिक्कत आती थी। तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने सोचा कि इस बंगाल को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो आसानी से शासन किया जा सकता है। इससे वहां के लोकल लोग काफी नाराज हो गए, नेताओं को भी इसमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। तो उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की, स्वदेशी आंदोलन, कि अगर ब्रिटिश हमारी बातों को नहीं मानता है, बंगाल को तोड़ने का प्रयास करता है, तो हम ब्रिटिश के बनाए गए किसी भी प्रकार के चीजों का उपयोग नहीं करेंगे और स्वदेशी चरखा के बनाए गए कपड़ों का उपयोग करेंगे, स्वदेशी निर्मित अपना पदार्थ का उपयोग करेंगे। तो यही सारी बातें आपको इस आंदोलन में चर्चा करनी है। भारत शासन अधिनियम 1935, यह एक ऐसा शासन अधिनियम है जो हमारे संविधान को बनाने में भी काफी ज्यादा मदद देता है, क्योंकि देश को आजादी मिलने तक कहीं ना कहीं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही देश में शासन चलती थी। तो इसको आप एक रोल मॉडल की तरह देख सकते हैं कि संविधान का जो पूरा डेमोग्राफी है वो इस शासन पे ही निर्धारित था। उसमें चेंजेस धीरे धीरे भारत के अनुरूप पे किए गए, पर एक आधारशिला 1935 की शासन अधिनियम थी, जो 1947 और उसके बाद 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, ये आप उसमें लिखेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, आराम से आप लिख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर सबल्टन दृष्टिकोण, स्वराज पार्टी के राजनीतिक विचार क्या थे, जिसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और दलित तथा कांग्रेस के मध्य क्या संबंध थे, यानी दलित के जो नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी कांग्रेस पार्टी से कैसे संबंध थी, अपने विचारधारा को उन्होंने किस प्रकार से वहां रखा कि दलितों के आरक्षण के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, SC ST कम्युनिटी के लिए किन किन बातों का वहां पर बात रखा गया, और कांग्रेस पार्टी के जो महान नेता थे उनके साथ उनके संबंध क्या थे, और अपनी कम्युनिटी के बातों के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा, इससे संबंधित प्रश्न आप इसमें लिखेंगे। तो आज इस MHI 09 के साथ ही मास्टर्स के सारे वीडियोस, सारे पेपर का क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप पहले के वीडियोस और क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। मान लीजिए एग्जामिनेशन हो भी गया, लेकिन उसके बाद भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो अगले साल के बच्चे जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं उनको काफी लाभ मिलेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन में पढ़ लेते हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, तो MCQs क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आपको इस पर काफी ज्यादा मदद मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सारा क्वेश्चन है, आम स्टूडेंट्स जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये सारे इग्नू पाथवेज के जितने भी सीरीज है, चाहे वो कॉमर्स के हो या इकोनॉमिक्स के हो, पॉलिटिकल साइंस के हो या हिस्ट्री के हो, अगर आप ये वीडियोस को देखते हैं तो जानकारी आपको अवश्य मिलेगी। इस चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे इस फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको इस चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।